खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। क्या हाल चाल है अंशुमान जी? आज तो बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। हाँ, और ऑलमोस्ट सप्ताह का आखिरी दिन है। इसके बाद छुट्टियों का समय शुरू होने वाला है। पर खर्चा पानी कुछ कुछ ऐसा संयोग है, जिस दिन से हम लोगों ने खर्चा पानी शुरू किया सिद्धांत जी, आप 4 या 5 खबरें होती हैं और हम बहुत उनको सिकोड़ कर 2-3 खबरों को समेट पाते हैं एक एपिसोड में, और फिर भी ऐसा रह जाता है जो कुछ छूट जाता है। और उसके बाद फिर हमारे जो सुधी दर्शक हैं और जो इसका इंतजार करते हैं, फिर वो हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने इस पर क्यों बात नहीं की, ये क्यों रह गया। अच्छा, और ये क्यों रह गया, ये सब पूछते ही हैं। लोगों को पता नहीं होगा, मतलब ये लोगों को थोड़ा सा एक बिहाइंड द सीन अगर बताना होता क्या है, खर्चा पानी रोज कैसे डिसाइड होता है, अगर आप लोगों को बताना हो तो अंशुमान जी मुझे कुछ खबरें भेजते हैं और मैं अंशुमान जी को कुछ खबरें भेजता हूँ। हाँ, और यूजुअली होता है कि मेरे पास न्यूज का भी काम होता है, अंशुमान जी का अपने पास पूरा वो मैगजीन का काम लेकर रहता है, पूरा वो पुलिंदा रहता है, तो वो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। और फिर शूट करने के कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे पहले हम लोग फोन पे बातचीत करते हैं कि ये लेना है, तो अंशुमान जी मेरी कुछ खबरें ड्रॉप कराते हैं। मैं अंशुमान जी से बोलता नहीं अंशुमान जी इसको आज नहीं लेंगे, आपकी खबर, अंशुमान जी की खबर ड्रॉप होती है। तो मिला जुला के फिर एक छोटा सा बास्केट तैयार होता है 2-3 खबरों का, जिसको हम लोग कम समय में ज्यादा बातचीत कर सकें। हाँ, और फिर भी उसमें कभी ना कभी कुछ रह जाता है। और जो मुख्य पैमाना होता है आप लोगों को बताने के लिए, वो ये होता है कि एक तो हम आपको ये बता सकें जो आपको शायद किसी सुर्खी में नहीं मिला हो, पहली चीज ये, या आपको सुर्खी समझ में आई हो पर वैसे समझ में ना आई हो जैसे हुई हो, और दूसरी वो चीज जो आपकी जिंदगी को, आपके खर्चा पानी को सीधे प्रभावित करे। और जब हम ये फिल्टर लगाते हैं, ये वाली चलनी लगाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें रोज डेवलप हो रही हैं। पेट्रोल डीजल पे रोज कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आता है। पेट्रोल डीजल पे रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, बिटकॉइन पे ही जैसे आ जाए अंशुमान जी, तो हमें लगता है कि हम 2-3 दिन 4 दिन बाद जब उस पर कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम हो तो उसे दोबारा वापस लौटें। तो आज हम लोग एक बड़े घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। हाँ, काफी बड़े घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। और बड़े घटनाक्रम पे चलने से पहले 2 छोटी छोटी सुर्खियां आप लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और दूसरी घटना ये, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप अर्थात देख जाइएगा हमारा, अर्थात पे अंशुमान जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जो है वो इतना अपारदर्शी क्यों है, और उसको चलते रहने में इसको बैकडोर से, मतलब आरबीआई के ऑब्जेक्शन के बावजूद बैंक्स अपने लेवल पे इसको इशू करने लगे थे। काफी बड़ी बहस है। और ये बात हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते समय 2018 में की थी, और उसके बाद फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। चुनाव आयोग ने भी बीच में कुछ चिट्ठियां ऐसी लिखी, लेकिन सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एडीआर जैसी जो विजिलेंटेज हैं, जो संस्थाएं जो पॉलिटिकल फंडिंग को मॉनिटर करती हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए थे इस पर। जी, और ये सब चीजें हैं। और इसी समय कल हमने बिटकॉइन पे चर्चा की थी, 2 दिन पहले भी की थी, कई बार की है, कई मौकों पर की है। अब खबर है कि सरकार ने कंपनियों से कहा है कि अपनी अपनी बिटकॉइन होल्डिंग का और बिटकॉइन पे आपने जो माइन किया है वो सब कुछ का डाटा हमारे साथ शेयर कीजिए। सरकार क्या करेगी वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ये उसी दिशा में बढ़ रहा है कि सरकार ये जानना चाहती है शायद सिद्धांत की भारत में बिटकॉइन की होल्डिंग कितनी है। और अगर इस कारोबार को रोका जाएगा या बंद किया जाएगा तो कितना होने वाला नुकसान कितना बड़ा है। हाँ, ये बात भी सही है। सरकार अगर देखेगी काफी बड़ा अगर नुकसान हो रहा है तो शायद सरकार बैक ऑफ करे या किसी और तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करे। तो 3 खबरें हैं हमारे पास अंशुमान जी। पहला है DHFL स्कैम, जिस पर बातचीत हो रही है। दूसरी खबर है अमेजन और कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक छोटा सा टसल जो चल रहा है, संघर्ष चल रहा है दोनों के बीच में पॉलिसीज को लेकर। तीसरी खबर सुएज नहर को लेकर। पहली खबर पे बातचीत करेंगे अंशुमान जी। DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन 2 भाई मिलकर चलाते हैं, वाधवान ब्रदर्स करते हैं। इन्होंने साल 2018 में, दिसंबर 2018 में, मतलब आप कई सारे लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना आई थी आपका अक्टूबर 2015 में, ये स्कीम लॉन्च हुई थी। फिर दिसंबर 2018 में DHFL ने अपने निवेशकों को कहा कि उन्होंने लगभग 88,000
लोन खाते आवास योजना के तहत प्रोक्योर कर लिए हैं और उनके पास लगभग 540 करोड़ की सब्सिडी आ चुकी है, ऐसा उन्होंने डीएचएफएल ने अपने इन्वेस्टर्स को कहा। जांच वाच हुई तो पता चला कि उन्होंने लगभग 2.5 लाख फेक हाउसिंग लोन अकाउंट खोले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उसके तहत लोन उठाया था बहुत सारी बड़ी संख्या में और पूरा लोन फिक्शियस अकाउंट में राउट कर दिया था। ऐसे सीबीआई के आरोप लग रहे हैं, सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये बहुत चौंकाने वाला सनसनीखेज स्कैम है और जिस पर चर्चा नहीं हुई है और सुर्खियों में नहीं आया ये हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है और इसे हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस सरकार के पहले से भी चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें एक निजी फाइनेंस कंपनी की तरफ से किया गया इतना बड़ा घोटाला, और छोटा घोटाला नहीं, 14,000 करोड़ रुपए के फिक्शियस लोन्स का और 1880 करोड़ रुपए की सब्सिडी के ट्रांसफर का स्कैम है। पहली चीज तो ये, हम इसकी मॉडस ऑपरेंडी पे बाद में जाएंगे। दूसरी बात जो समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम में 2007 से 2018-19 तक इतने 2018-19 तक इतने सारे अकाउंट्स चलते रहे फर्जी, उनमें सब्सिडी जाती रही। सरकारें जो अपने लाभार्थियों की फोटो ढूंढ कर छपवाती रहती हैं, वो ये जान नहीं पाई कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बधावन ब्रदर्स किन लोगों को वो सब्सिडी लेकर सस्ते मकान बनवा रहे थे। इकोनॉमिक वेकर सेक्शंस हर राज्य में आइडेंटिफाइड है, उसे मिलने वाली सुविधाओं का डेटा है। तो हम एक तरफ जब कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आई, केंद्र सरकार से गया हुआ पैसा 1 रुपए का पूरा 1 रुपया लोगों की जेब तक पहुंच रहा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने बताया कि नहीं भाई, वो 1 रुपए में से 80 पैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस के पास जाते हैं और 20 पैसे भी नीचे लोगों के पास नहीं जाते। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो स्कीम बनाई गई थी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत गंदा सा घोटाला है, इसमें कोई बहुत स्मार्ट काम नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि बहुत जटिल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड घोटाला है, और इसलिए फिर मैं कहता हूं जिस पर आप अगले दिन के अर्थात पर देखेंगे तो हमने उसमें इस बात को जिक्र किया है कि ये सरकार और अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा था। किया क्या दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने करीब 80,000 फर्जी अकाउंट खोले, जिसमें कोई XYZ, कोई ABC, कोई EFG नाम के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग खड़े किए। 80,000 अकाउंट खोले, 80,000 अकाउंट खोले। 1-2 खोले होते तो समझ में आता है। जो सरकार कहती है कि उसके पास आपके हर डेटा की जानकारी है, उसे पता है, और ये इसी बीच में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, नोटबंदी भी हुई थी, तो वही दौर था। वो अकाउंट खोले, उन अकाउंट में उनको फर्जी लाभार्थी दिखाया, उन्हें लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, और चूंकि निजी भी वित्तीय कंपनियां या बैंक इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो मिलने वाली व्यवस्था, उसके लिए लोन देते हैं और उसके बदले सरकार उनको सब्सिडी देती है, जो वो रियायत देते हैं, वो रियायत वो खा गए। मकान कहीं नहीं बने, वो रियायत सब्सिडी के तौर पर करीब 1880 करोड़ रुपए की रियायत उनके खाते में चली गई। और अब 88,000 लोन, सिद्धांत 88,000 लोन प्रोसेस किए, जो डीएचएफएल ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया, जो सीबीआई ने अपनी एफआईआर में और सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि 2 किश्तों में सीबीआई डीएचएफएल को, और कितने लंबे समय से, 2 किश्तों में बैंकों से भुगतान हुआ 539 करोड़ रुपए का और 1347 करोड़ का। 2 किश्तों में सब्सिडी का भुगतान हुआ। क्या हमारा देश बिल्कुल सो रहा है? क्या ये सारे रेगुलेटर, क्या बैंकिंग रेगुलेटर्स, क्या हम क्या मॉनिटरिंग कर रहे थे? प्रधानमंत्री आवास बनने ये प्रधानमंत्री 1900 करोड़ का है, लगभग 1900 करोड़। भैया मैंने बताया 1880 करोड़ रुपए का अमाउंट। हम क्या मॉनिटरिंग कर रहे थे? वो कहां थे वो लाभार्थी? 1 साल होता, 2 साल होता, 2007 से लेकर 2019 तक हम जिस स्कीम की सफलता का ढोल बजा रहे थे, उस स्कीम में तो बधावन ब्रदर्स ये कर रहे थे कि 14,000 करोड़ रुपए के लोन, 80,000। अब आप मान के चलिए, अब यहां से जो सवाल शुरू होता वो होता कि भारत में कितने लोगों को दरअसल मिला ही नहीं है आवास, प्रधानमंत्री आवास? कितनी ऐसी वित्तीय कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां? ये तो एक क्षेत्र की कंपनी है। दक्षिण भारत में क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा? उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में ऐसा नहीं हो रहा होगा? कितनी कंपनियों ने गरीबों के नाम पर फर्जी आवास बनाए होंगे और सब्सिडी ले ली होगी, और सरकार के डैशबोर्ड हमें दिखाते हैं कि इतने लाख आवास, इतने करोड़ आवास देश में बनाए गए। डीएचएफएल वैसे भी कुख्यात कंपनी है। डीएचएफएल को और एक चीज और यहां समझना जरूरी है, उसको भी, ये हमारे लिए बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि डीएचएफएल का घोटाला खुले हुए लंबा समय हो गया है।
है। DHFL को एस बैंक के साथ और एस बैंक के की तरफ से DHFL को फाइनेंस किए जाने के मामले में जब एस बैंक ने 2018 में 3,700 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे DHFL के शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स में, उसके बाद से ये पूरी क्राइसिस आई थी। तब भी ये सामने था, लेकिन एक सरकारी स्कीम का इस तरह से चलना, उसकी सब्सिडी का कंसिस्टेंटली साल दर साल ट्रांसफर होते चले जाना और पूरे सरकार के सिस्टम का सोते रहना, बधावन ब्रदर्स बड़ी मछली है सर, बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली है। और इनका जो पॉलिटिकल कनेक्ट है, या जो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म के नए चेहरे हैं, वो ये बताता है कि सरकारी स्कीमें दरअसल लागू कैसे हो रही हैं। और यहाँ पर अंशुमान जी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये ऑब्वियस सा सवाल है, उसके जवाब भी बड़े ऑब्वियस से होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस बात को रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है, 14,000 करोड़ का स्कैम है, और ये जो अनर्थ किया है सीबीआई ने, और सीबीआई ने इसको लेकर तमाम FIR वगैरह में इसका जिक्र किया बार बार। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें कि क्या सिर्फ बधावन ब्रदर्स की ही जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? क्या एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं आवास योजना के, जो आवास विकास मंत्रालय होते हैं, इनके पास ये सारा काम होता है, क्या उनके ऑफिसर्स के रोल को रूल आउट किया जा सकता है इसमें? नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता बहुत है कि बड़ा है, छोटा मोटा 1-2 घरों की बात नहीं है अंजुमान जी, 2 लोन अकाउंट की बात नहीं है, 88,000 लोन अकाउंट की बात है, करीब 89,000 की। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई क्या इसे बधावन ब्रदर्स तक ही सीमित रखेगी? वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो तो वो तो अरेस्ट हो चुके हैं, और इस घोटाले में नहीं, वो दूसरे घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस के पुराने घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं। अब हमारे बहुत सारे लोग कहते पाए जाएंगे साहब उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, क्या गिरफ्तार तो बहुत सारे लोग हो गए, और बाद में वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है वो प्रूव नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से प्रूव होते हैं, हो सकता है थोड़े समय के बाद उनको जमानत मिल जाए। पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस फ्रॉड में सरकार के बजट से, देखिए एक फ्रॉड वो है कि एक बिल्डर ने आपके साथ फ्रॉड किया, उसने एक स्कीम बनाई, उस स्कीम में आपसे पैसा लिया और फिर आपको या तो मकान नहीं दिया या क्वालिटेटिव सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, वो एक अलग फ्रॉड है। ये फ्रॉड तो ऐसा है जिसमें कि सरकार और कंपनी के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के बाद आई, लेकिन उससे पहले से ट्रांजैक्शन हो रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो चाहे मनमोहन सिंह, बिना स्क्रूटनी के पैसे ट्रांसफर होते गए। और ये ट्रांसफर कहां से हो रहा होगा? ट्रांसफर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से ही तो बधावन ब्रदर्स के DHFL के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा होगा। ये जो अकाउंट चल रहे होंगे, इनमें मकानों के बनने की कोई तो मॉनिटरिंग सिस्टम रहा होगा। क्या सरकार आंख बंद करके पैसा देती है कंपनियों को कि जाइए आप मकान बना लीजिए, और ये देखने भी नहीं जाती कि जिस आदमी के लिए वो सब्सिडी दी है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी इस लोन पर दी गई है, वो उस व्यक्ति तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? और यहीं पर वो समस्या आती है जिस पर हम बार बार साथ में चर्चा करते रहे हैं कि सरकारें जो कहती हैं वैसा जमीन पर होता बिल्कुल नहीं है, और जो बीच का पूरा एक तंत्र है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी ही समस्या जितनी सब्सिडी स्कीम्स सरकार पहुंचाने की कोशिश करती है, सिद्धांत उनमें इसी तरीके की समस्या आती। इंश्योरेंस में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में भी हमने इसी तरीके की चुनौती देखी थी। अब ये अगर जांच का दायरा बढ़ेगा, और बढ़ना चाहिए, सीबीआई को निश्चित तौर पर उन सारे बैंक्स को इस जांच के दायरे में लाना चाहिए जो DHFL के साथ इसमें डील कर रहे थे प्राइवेट और सरकारी बैंक। वो सारे अधिकारी जो इन अकाउंट्स को वैलिडेट करके इनमें क्रेडिट, इनके बदले DHFL को क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन ये घोटाला मेरे हिसाब से भारत में किसी आवास योजना में सरकारी आवास योजना में हुआ सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे सरकारी आवास योजना हुआ सबसे बड़ा स्कैम मान रहे हैं आप जी। और मेरे ख्याल से अंशुमान जी बड़ा रोबस्ट बनाने की जरूरत है पूरे सिस्टम को कि दोबारा इस तरह के स्कैम ना हो, क्योंकि और अनचेक तरीके से पैसे का फ्लो हुआ जा रहा है, और 10-12 साल के डिफरेंस पे पता चल रहा है कि साहब 14,000 करोड़ गए फिक्शियस अकाउंट्स में जो गरीबों के घर के लिए दिए गए थे। हाँ। दूसरी खबर अमेजन से जुड़ी हुई है। अमेजन ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हुई, कहा कि साहब अपना नियम नहीं बदलिए, हमको जांच पूरी कर लेने दीजिए। क्यों कहा? क्योंकि देश के कई सारे रिटेलर्स ने ये आरोप लगाए थे कि अमेजन और वॉलमार्ट की जो कंपनी है, अब तो वॉलमार्ट के अधीन चली गई, फ्लिपकार्ट ने जो स्मॉल रिटेलर हैं, जो खुदरा विक्रेता हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं वो इस तरह से क्योंकि वो बड़े व्यापारियों को फेवर कर रहे हैं। इसी मामले में अमेजन पे यूएस में जांच भी चल रही है अंशुमान जी। मेरे 3 सवाल हैं, मैं चाह रहा हूं उन 3 सवालों के इर्द गिर्द इस पूरी बातचीत को हम केंद्रित रखें। पहला, पूरा मामला क्या है, अगर इस पे बात करें हम छोटी सी। दूसरा,
क्या अमेजन सरकार से ये बोल रहा है कि जांच पूरी कर लेने दीजिए, यूएस वाली जांच पूरी हो जाए तभी अपनी पॉलिसी चेंज कीजिए? क्या अमेजन एक आर्म ट्विस्टिंग की ओर खेल रहा है, सरकार का हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहा है अमेजन? क्योंकि एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सरकार भी या कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं चाहेगा कि इतने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नुकसान में रखा जाए। और तीसरा, इस पर सरकार का संभावित कदम क्या होगा अगर सरकार रेगुलेट करती भी है तो? सिद्धांत, पहले तो जो वास्तविक अभी की स्थिति वो ये है कि अमेजन ने कहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ये दो एजेंसियां हैं जो अमेजन के इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व्यवहार की जांच कर रही हैं। उनका मानना है कि तब जब तक इसकी रिपीट जब तक अच्छा, वो इंडिया वाले जांच की भी बात इंडिया की जांच कर रहे थे, जब तक इसकी रिपोर्ट आ जाए तब तक सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी को ना बदले। भारत के रिटेलर्स बड़े लंबे समय से अमेजन पर ये सवाल उठा रहे हैं कि वो उसके मार्केट प्लेस में बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अब ये बात खुल के और सामने आई क्योंकि अमेरिका में लगभग ऐसी ही चीज सामने आ रही है। अमेरिका के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अमेजन पे आरोप है कि अमेजन अपने ग्राहकों का डेटा कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनाने लगती है। वो आपको अमेजन के भारत के स्ट्रक्चर में भी दिखेगा। हाँ, वो अमेजन बेसिक्स का भी हमने डिस्कशन किया था। हाँ, अभी आपको दिखेगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उसमें अमेजन के अपने प्रोडक्ट, जो अमेजन प्रोडक्ट अलग से दिखाई देते हैं। तो एक मार्केट प्लेस की ट्रांसपेरेंसी तो अमेजन में नहीं दिखाई देती। और अमेजन में जो ये सवाल अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पर उठाया गया और ये माना गया कि अमेजन ने देखा कि जैसे मान लीजिए एक XYZ प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है मार्केट में, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अमेजन ने खुद अपना वो प्रोडक्ट बना दिया और उसे बेहतर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। लगभग ऐसा ही आरोप भारत में है, पर ये दूसरे तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर है कि ये दोनों कंपनियां कुछ लोगों के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं, शायद उनसे बेटर कमीशन का डील होगा, और बाकी लोगों को अंडर प्ले करती हैं या उनके प्रोडक्ट सामने नहीं लाए जाते हैं। ये समस्या मार्केट प्लेसेस के साथ पूरी दुनिया में है। और अब सरकार ने ई कॉमर्स मिनिस्ट्री शायद इस संदर्भ में ई कॉमर्स की पॉलिसी में चेंज करना चाह रही है। चेंज क्या होगा ये पता नहीं है अभी। वो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये जो मार्केट प्लेस के अपने प्रोडक्ट सेल करने की जो आदत है, जो प्रोसेस है, इस पर शायद रोक लगाने की बात हो रही है। आर्म ट्विस्टिंग से ज्यादा चुनौती है कि अमेजन पर काफी सारे दबाव अमेरिका में भी हैं इस समय, कंपनी में मोनोपोलीज को लेकर और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर। यहाँ अमेजन एक विवाद में फंसी हुई है फ्यूचर रिटेल्स के साथ, जहां पहला राउंड अमेजन के नाम रहा है। और दूसरी तरफ चूंकि मंदी है, कारोबार में, ट्रेड में बड़ी मंदी है, छोटे दुकानदारों को लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी बहुत सारी शॉपिंग आदतन ऑनलाइन शिफ्ट कर गई है, अमेजन की तरफ चली गई है या फ्लिपकार्ट की तरफ चली गई है। तो उसकी जो हीट है वो भारत का ट्रेडर, या उसकी जो तपिश है वो भारत का ट्रेडर महसूस कर रहा है। और इसलिए सरकार इस पर क्या रुख लेगी ये अलग बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन कम से कम लंबे समय बाद हम इस तरीके के सवालों पर कंपटीशन कमीशन और बाकी लोगों को जागता तो देख रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कार्टेलाइजेशन रोके जाने चाहिए। शुक्र है कि आने वाले समय में और भी कंपनियों के साथ इस तरीके की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार शायद ई कॉमर्स पॉलिसी को लाने में भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करेगी, क्योंकि जब तक कोविड का पूरा स्ट्रक्चर सेटल नहीं हो जाता है और अर्थव्यवस्था सामान्य परिस्थिति में नहीं आती, तब तक सरकार शायद रुकेगी। लेकिन सीसीआई की जांच बहुत दिलचस्प होने वाली है। और अगर जांच में क्या आता है और अगर सीसीआई की जांच में ये प्रमाणित हो जाता है सिद्धांत की भारत में अमेजन ऐसा कर रही है, तो फिर ये लगभग अमेरिका जैसा केस होगा। लगभग अमेरिका जैसा। तो और सीसीआई पे और ईडी की जांच पर हम बने रहेंगे। अगर कुछ आता है नया, उस पर कोई अपडेट आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरी खबर है स्वेज नहर से लेकर। स्वेज नहर एक ऐसी नहर थी जो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर काटने से बचाती थी। तो अब अफ्रीका का चक्कर काटना तो दूर, अभी जहाज वहां पे फंसे हुए हैं। वहां पे एवरग्रीन नाम का एक बड़ा सा वेसल पूरे नहर को बीचों बीच आके ऐसे अटक गया है, उसके लंबवत आगे अटक गया है, और इधर का भी पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। मीम्स वगैरह बन रहे हैं हर जगह, कई चीजें शेयर हो रही हैं। लेकिन ये सब चीजों पे दो चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है, चीजों के इर्द गिर्द। एक खबर मैं पढ़ रहा था अंशुमान जी मिंट में, कि अगर वो नहर का जाम नहीं खुला तो इंडिया में आने वाली नेस्कैफे पर दिक्कत आ सकती है।
हाँ, बहुत सारी चीजों पे हाँ। बहुत सारी चीजों पे दिक्कत आएगी, क्योंकि और, देखिए और एक मैं हिंदू और कई सारी जगहों पे मैंने फिर पढ़ा, बिजनेस लाइन पे भी ये अगर जाम नहीं खुलता है, क्योंकि जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं और जहाज जिस तरह से जाके फंस गया है वहां पे, तेल के दाम बढ़ेंगे। तेल के दाम की चुनौती सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्वेज कैनाल से लगभग दुनिया का 30% शिपिंग कंटेनर वॉल्यूम मूव करता है। दुनिया का 30% जो शिपिंग कंटेनर वॉल्यूम में मूव करता है, और खासतौर पर जो ऑयल के कंटेनर्स हैं उनके लिए तो बहुत स्टेब्लिश्ड रूट है, जिसके जरिए वो यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ जाते हैं और वापस इस तरफ आते हैं। स्वेज का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया का करीब 12% ट्रेड इस रास्ते से मूव करता है, और इसीलिए वो कैनाल इतनी इंपॉर्टेंट कैनाल कही जाती है। अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं कि ब्लॉकेज लंबा चल सकता है, क्योंकि शिप बहुत बड़ा शिप है, बहुत लार्ज शिप है, और बहुत अजीब ढंग से और वो पूरा पार्ट पे जाके चढ़ चुका है, फंस चुका है वहां पे। हाँ, तो अब वहां डिगिंग की कोशिश की जा रही है साइड से, जिससे उस शिप को शेप में वापस लाया जा सके स्ट्रीम के भीतर, और उसको वहां से हटाया जा सके। करीब सिद्धांत जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से 9.6 बिलियन डॉलर की कॉस्ट इकोनॉमी को पर डे फेस करनी पड़ रही है स्वेज कैनाल के ब्लॉक होने से। 156 कंटेनर्स शिप्स क्यू किए हुए, लाइन किए हुए खड़े हैं। आप सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखते होंगे, पर गूगल पर आप स्वेज के ट्रैफिक जाम की तस्वीरें भी देख सकते हैं, सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें। हाँ, वो मतलब एक जैसे रडार होता है, वो शिप का रडार भी है। आप एक्टिव शिप्स इन द सी खोजेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि स्वेज के आसपास कितने शिप खड़े हुए। पर ये मुसीबत पे मुसीबत है। एक तो कोविड के कारण दुनिया का ट्रेड बुरी तरह बैठा हुआ है, उसके बाद अब स्वेज कैनाल में फंस जाने के कारण हालांकि भारत ने कहा है कि तेल की आपूर्ति पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ब्लॉक 2-3 दिन से ज्यादा चला तो भारत की रिफाइनरीज के लिए जो एडवांस स्टॉकिंग का चैलेंज होता है, क्योंकि कंपनियां हमेशा रिफाइनरीज 2-3 महीने 4 महीने का एडवांस क्रूड खरीद कर लाती हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूंकि स्वेज का मैनेजमेंट काफी इफिशिएंट रहा है, काफी पावरफुल रहा है, क्योंकि वो मेजर आर्टरी है, मुख्य कहा जा रहा है जल्दी ओपन कर लेंगे है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जल्दी ओपन हो जाएगी। लेकिन कई चीजें, जैसे आपने कॉफी कहा है, केमिकल्स कहा है, ऑयल कहा है, ऐसे जो बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत तेजी से सप्लाई मूव होता है, उनकी कीमतों में फिलहाल हमें बढ़ोतरी नजर आ सकती है, भारत के भी बाजारों में और दुनिया के भी बाजारों में क्योंकि और जो लॉस हो रहा है करीब $10 बिलियन पर डे का, वो लॉस भी शिपिंग कंपनीज को खासतौर से काफी डेंट करेगा। हाँ, और यूरोप वगैरह पे ये भी कहा जा रहा है कि सबके बाद कि यूरोप पे प्रोडक्शन प्रेशर काफी बढ़ सकता है अगर बहुत दिनों तक ये लॉक जैम नहीं खुलता है तो। हाँ, और लेकिन लंबा चलने की संभावना दिखती नहीं है। मतलब तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, फिर भी हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी, क्योंकि दे आर एफिशिएंटली डूइंग इट एक्चुअली। वो अच्छे से कर रहे हैं। और मतलब ये जहाजों के बारे में ये भी कहा जा रहा है ना कि एक्चुअली वो आदत हो गई थी सुएज नहर से पास होने की, तो वो उस हिसाब से फ्यूल और तमाम चीजें लेके चलते नहीं थे कि उनको फिर से वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के जाए, और काट के जाते भी है फिर भी वो कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ, कॉस्ट में होता है। कॉस्ट का इशू तो आएगा ही। कॉस्ट का इशू शुरुआत में अगर स्वेज कैनाल का ब्लॉकेज 3-4 दिन भी है ना, तो बहुत सारे बाजारों में बहुत सारी जो रेगुलर हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाईज आती थी, जो छोटे बाजारों के बीच में ट्रैवल होती थी, उनकी सप्लाई, जैसे अफ्रीका से आने वाली कॉफी और रॉ मटेरियल जो यूरोप आता था, उस पर असर पड़ेगा। इनकी कीमतों पर असर दिखाई देगा। हाँ, 4-5 दिन तो वैसे भी हो ही गए हैं कैनाल को ब्लॉक हुए। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज है शुक्रवार, शनिवार को हम नहीं आएंगे, शुक्रवार को संडे को आएगा अर्थात जरूर देखिएगा। अर्थात में आपको मिलेंगे कानून और कानून के अनुप्रयोग, उनके इम्प्लीमेंटेशन, और कैसे भारत में बिजनेस खोलना, बिजनेस बंद करना इतना ज्यादा कठिन है कि कंपनियां, निवेशक जो है अपने हाथ पैर खींच लेते हैं। वो जरूर देखिएगा अर्थात हमारा इस संडे का। वो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले शूट किया, बीच में चाय कॉफी का ब्रेक लिया, फिर से खर्चा पानी शूट करने लगे, और फिर है हम लोगों की 3 दिन की छुट्टी। आ रही है होली। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।